अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। अच्छा, हमारे दुखों में से एक बहुत बड़ा दुख और भी आ गया हमें, वो ये है कि जी पबजी बैन हो गई है। अब पूरा पाकिस्तान बहुत अफसरदा है कि ये उनके साथ इतना बड़ा सानहा कैसे हो गया। एक तो हम लॉकडाउन में इतने परेशान हैं, घर में हमारे पास कुछ है भी नहीं करने को, और ऊपर से इतनी बेहतरीन चीज़ हमसे छीन ली गई है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो जितने भी ऐप्स होती हैं या जितने भी गैजेट्स यूजिंग है, इनका कितना इस्तेमाल ठीक है और कितना इस्तेमाल ठीक नहीं है। क्या पबजी का बैन होना पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जो लोग पबजी के बारे में नहीं जानते, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ उस ऐप के बारे में। मैं भी इतना नहीं जानती, मैं तो खुद कोकला छपाकी खेलने वाली लड़की हूँ, लेकिन मुझे पबजी का नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि एक ऑनलाइन ऐप है जो एक मोबाइल में इंस्टॉल की जाती है। उसके बाद आप लोग कहीं पे भी बैठ के किसी दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होकर उसको खेल सकते हो। आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग जो अकेले में बातें कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, और अगर थर्ड पर्सन कोई आता है तो वो परेशान हो जाता है कि शायद इस इंसान को कोई नफसियाती दौरे पड़ रहे हैं। तो डोंट वरी, वो नफसियाती दौरे नहीं होते, वो पबजी खेल रहे होते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं तो आपस में हेडफोन लगाया होता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये हो गया, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, ये वो। मेरे मियाँ भी यही बता रहे थे मुझे कुछ दिन पहले कि मैं सोया हुआ था तो मुझे मेरे कोलीग की आवाज़ आई, वो उनके साथ ही रूम शेयर करते थे, तो उसके चीखने की आवाज़ आई और वो बहुत हाय मुझे मार दिया, हाय मुझे मार दिया। तो वो बहुत तेज़ी से उठे पलंग से कि शायद उनको कुछ दौरा पड़ रहा है या उन्हें मेरी ज़रूरत है या शायद वाकई मार दिया। लेकिन जब देखा तो पता लगा कि वो पबजी खेल रहे थे और उन्हें शायद कुछ पता नहीं क्या हो गया था वहाँ पे। खैर, ये ऐसे दौरे आपने अपने घरों में बहुत देखे होंगे। तो पबजी की बस मुझे इतना पता है, एक दफ़ा मैंने खेलने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है पहली स्टेज में ही मैं फौत हो गई। तो उसके बाद मैंने पबजी खेलने की कोशिश नहीं की, मुझे समझ नहीं आती इन गेम्स की। तो पबजी एक्चुअली एक ऑनलाइन ऐप है जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो और बहुत से लोगों के साथ आप बैठ के, इवन आउट ऑफ वर्ल्ड आप बैठ के खेल सकते हो। ये 2016 में साउथ कोरिया ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और अभी तक ये लोग मिलियंस कमा चुके हैं। इवन अभी एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि इवन इस लास्ट मई में उन्होंने 226 मिलियंस कमाए हैं सिर्फ एक महीने में, वो भी पबजी के बिजनेस से। और इवन पाकिस्तान में भी बहुत से लोग, इवन पूरी दुनिया में इसको एज अ बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं। खैर, ये तो थी थोड़ी सी पबजी की इन्फॉर्मेशन जितना मैं जानती हूँ। आज हम बात करेंगे क्या इसका बैन होना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे नज़दीक स्क्रीन का यूज़ सिर्फ 2-3 चीज़ों के लिए होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और दूसरा कम्युनिकेशन के लिए। आप जहाँ पे इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के क्या क्या रिसोर्सेज, हम एंटरटेनमेंट कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो बेस्ट एंटरटेनमेंट जो बच्चों के लिए है, हम अगर बच्चों की बात करते हैं तो वो ये है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। अगर आपको एंटरटेनमेंट की बात करनी है, अगर आप कुछ खेलना कूदना चाहते हो तो ग्राउंड्स हैं, प्ले एरियाज़ हैं, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, गार्डनिंग है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे आराम से कर सकते हैं। उनमें एक तो मुकाबले की लालच पड़ेगी, वो मुकाबला करना सीखेंगे, उनमें भाईचारा बढ़ेगा। जब वो ग्रुप के साथ खेलेंगे, बाहर जाके लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे तो उन्हें दोस्ती की समझ आएगी, आप लोग मिलके भाईचारा कैसे कर सकते हैं। लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे उनकी। आउटगोइंग जाने से उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वो घर आएंगे, अपने पेरेंट्स को बहुत सी बातें बताएंगे कि आज हमने ये देखा, आज हमने वो देखा, मामा अगर ऐसे होता है तो क्या होता है, पापा ऐसे होता है तो क्या होता है। लोगों के एटीट्यूड्स को समझने की कोशिश करेंगे। कोई अगर उनके साथ बुरा करेगा, गलत करेगा या ऐसी चीज़ जो उन्हें नागवार गुजरेगी, वो घर आके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि उस इंसान ने मेरे साथ ये किया। तो इससे ये होता है कि आप एक खेल खेलने से अगर आप बाहर हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं पबजी की या कोई भी ऐसी मोबाइल की गेम या मोबाइल का कुछ भी इस्तेमाल, तो उससे आपकी एक तो हेल्थ ख़राब, क्योंकि आप बैठ के कर रहे हो वो काम, आप हिलजुल नहीं रहे। फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा बिजी, आपका माइंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, आपको पता है कि एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में जिसको कहते हैं डोपामिन।
वो रिलीज़ होता है जब हम खुश होते हैं, जब हम किसी चीज़ से बहुत एक्साइटेड होते हैं। और ये रिलीज़ उस वक्त भी होता है जब हम स्मोक करते हैं। ये रिलीज़ उस वक्त भी होता है जब हम कुछ सिगरेट या कोई भी किस्म का नशा करते हैं। तो जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं किसी एक गेम के या किसी भी चीज़ के, तो साइकोलॉजिकली उनके ब्रेन से वही केमिकल रिलीज़ होने लगता है और वो समझते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी। और दूसरा, मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत से पेरेंट्स या बहुत से बहन भाई वरीड होते हैं कि हमारे बहन भाई या हमारे बड़े भी इवन मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं और हम बहुत मना करते हैं, वो नहीं रुकते। अब होता क्या है प्रैक्टिकली, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैंने देखा और जो मुझे बहुत बुरी लगती है ये बात, कि बच्चा जब थोड़ा सा चलना शुरू होता है ना, जब वो क्रॉलिंग करता है, तब उसके टाइम पे माँ स्पेशली आजकल क्या करती हैं, मोबाइल पकड़ा देती हैं, वीडियो लगाकर उसको दे देती हैं। अब वो बच्चे को क्या पता है, अब आप जब आपने चलना शुरू किया, आपने एक चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप अपनी एज पे पहुंच जाते हैं, जब आपको उसका इस्तेमाल करना आ जाता है, तब वही पेरेंट्स आपके मुखालिफ हो जाते हैं कि तुम इस्तेमाल क्यों करते हो। तो बचपन में भाई क्यों दिखाया था, आप क्यों देते हो उनके हाथ में मोबाइल? क्या बच्चे को पता है उस वक्त कि उसने ये चीज़ यूज़ करनी है? अगर आपको अपने बच्चों को स्क्रीन यूज़ करवानी है तो आप टीवी लगा के दे सकते हैं। आप टाइम फिक्स कर दें कि आपने आधा घंटा या 1 घंटा ये प्रोग्राम देखना है या फैमिली चैनल देखना, अब हम सब मिल के देखेंगे। लेकिन जहाँ पे बच्चों को, और दूसरी चीज़ इसमें यह आती है कि एक तो बचपन से आप बहुत छोटी एज में उनको मोबाइल का इस्तेमाल शुरू करवा देते हैं, फिर बड़े होकर जब वो आप पर पड़ती है तो आप उसका सारा ब्लेम उस बच्चे पर दे देते हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि आजकल के दौर में हमने भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया। बहुत से पेरेंट्स हैं ना जो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, कुछ की मसरूफियात ऐसी होती हैं या कुछ पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सब बच्चा आपके ब्रेन के मुताबिक हो, आपके दिमाग के मुताबिक काम करे। बहुत से बच्चे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो ज़्यादा बात नहीं कर पाते, बहुत से बच्चे होते हैं उनमें साइकोलॉजिकली ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो शायद डिस्कस नहीं कर पाते। तो आई थिंक जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं, वहाँ पे शायद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और करना चाहिए, घर में ऐसा एंटरटेनमेंट और ऐसा माहौल देना चाहिए कि बच्चे इन चीज़ों की तरफ ही ना जाएं। तो अब कहा जाता है कि वो पुराने दौर की बातें थी, पुराने दौर में ये होता था, पुराने दौर में नहीं होता था। लेकिन दौर तो आपके हाथ में है, दौर तो आप खुद हैं। आप कभी भी कोई भी दौर क्रिएट कर सकते हैं। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने से या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाने से क्या आपका दौर चेंज हो सकता है? दौर तो आपका यहाँ पे है, दौर तो आपके अंदर है। जो भी क्रिएट करना चाहते हैं आप अपने घर का माहौल खुद से बना सकते हैं ना। जब मैं टीन एज थी तब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी बोर हुई हूँ, और ना ही हमें अलाउ था कि हम फ़ोन यूज़ करें, ना ही हमें अलाउ था कि हम वो देखें या कुछ भी अपनी पसंद की चीज़ें देखें, क्योंकि हम घर से इतने खुश थे, हमें इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे याद है कि जैसे असर की नमाज़ पढ़ते थे हम सब लोग, हमारे घर के दरवाजे खुल जाते थे। महल्ले की औरतें आती, हम बड़ा सारा सहन था, हम उसमें चारपाइयाँ बिछाते, पंखा लगाते, चारपाइयों पे पानी छिड़काया जाता है, बाकायदा एहतमाम होता, नई चादरें बिछती, ठंडा पानी का घड़ा रखा जाता, कूलर रखा जाता, और सब लोग आते, सब लोग मोहब्बत के साथ बैठते, बातें करते, डिस्कस करते, और उनके बच्चों के साथ हम लोग खेलते। जब बिजली चली जाती हम गली में बाहर खेलते थे। हमारे माँ बाप अक्सर भी, अभी भी गांव में, अब तो खैर कहते हैं हालात नहीं है, लेकिन मैंने अभी भी देखा है कि बड़े बूढ़े बाहर चारपाइयाँ बिछाकर बैठे होते हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ये जो एंटरटेनमेंट है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत एंटरटेनमेंट है। इसमें आपको बच्चों को सीखने को मिलेगा, उन्हें समझने को मिलेगा। वो जितना कुछ समझ सकेंगे उस दौर में, आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड होकर भी इन चीज़ों को समझ सकेंगे। और दूसरी चीज़ जो है कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर करने की, वो ये कि आप एक माहौल बनाएं, बैठ के उनसे बात करें। अगर आपको लगता है कि आप शायद उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कुछ बातें नहीं कर सकते, आप कहानियाँ सुनाएं। हमारे बड़े बड़े हीरोज़ गुजरे हैं, हमारे हिस्ट्री में देखा जाए तो बड़े हीरोज़ हम देखें। अगर एक बात अर्तुगरुल गाजी ड्रामे की बात करती हूँ, अब वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बल्कि हमारी फैमिलीज़ में मेरी एक फ्रेंड है बहुत प्यारी,
वो लोग उनके बच्चे ने मुझे बताया कि आंटी हम लोग 2 बजे स्टार्ट करते हैं और रात तक हमारी ड्रामा चलता है। तो बच्चे इतने इंस्पायर हैं उससे, वो लोग उससे उसकी पेंटिंग्स बनाते हैं, उसकी बातों को। तो ये सब पॉजिटिविटी है। व्हाट इज़ द अर्तुगरुल ड्रामा? एक्चुअली इट्स अ स्टोरी, राइट? जो स्टोरी उनके दिमाग पे अफेक्ट करती है, वो हर चीज़ जो रोज़ देखते हैं सुनते हैं वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो चाहे माने या ना माने, वो उनकी ज़ात पे असर ज़रूर करती है। तो बच्चों को बैठ के कहानियाँ सुनाओ। अगर आपको कहानियाँ नहीं आती, अपनी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे किस्से बताओ। कुरान में से कुछ कहानियाँ सुनाओ, कुछ जो वाक़यात हैं जो समझ सकते हैं। हर एज के, हर इंसान के सुधारने के लिए, हर इंसान के लिए ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कुरान में जिनसे बच्चों के, जो उनके ब्रेन पे पूरी ज़िंदगी के लिए इफ़ेक्ट छोड़ देंगे। मैंने कुछ दिन पहले अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी मैं कितने साल की थी जब मैंने कुरान शरीफ का तर्जमा ख़त्म किया था? तो अम्मी ने कहा कि लाशऊरी तौर पर तुमने शायद 3.5 या 4 साल की उम्र में कुरान शरीफ का तर्जमा ख़त्म कर लिया था। और मैं बड़ी परेशान हुई कि 3.5 साल या 4 साल की उम्र में मैं कैसे समझ सकती हूँ कुरान के तर्जमे को। तो मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी मैं इतनी छोटी बच्ची कैसे समझ सकती है? उन्होंने कहा समझने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी कि आपको शायद आपने देखा हो कहीं गांव देहात में या कभी एक तख्ती लिखा करते थे बचपन में, जो कलम दवात से लिखी जाती थी। और उसके बारे में कहा जाता है कि तख्ती का जो पहला हर्फ लिखा जाता है जिस स्याही से, वो कभी मिटता नहीं है, वो अपने निशान हमेशा रखता है, आप उसको जितना साफ़ कर लो। तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ही तुम लोगों को बताना ये था ताकि तुम लोगों के जहनों पे ये चीज़ नक्श कर जाए। मैं तुम्हें सिर्फ बच्चों के मुताबिक कहानियाँ सुनाया करती थी कि बेड टाइम स्टोरी तो कोई भी हो सकती है ना। हमारे बहुत से हीरोज़ हैं, हमारे पैगंबर हैं, हमारे हिस्टोरिकल हीरोज़ हैं। कि मैं तुम्हें रोज़ सोने से पहले एक कहानी सुनाती थी कुरान में से, कोई भी हज़रत यूसुफ का किस्सा, हज़रत आदम का किस्सा, हज़रत इब्राहीम का किस्सा, बहुत से किस्से, बड़े खूबसूरत किस्से हैं जो मैं तुम्हें सुनाया करती थी और तुम बहुत इंटरेस्ट से सुना करते थे, इतने छोटे बच्चे। और वो मुझे बातें अभी तक याद हैं। तो हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। हम अपने एंटरटेनमेंट के बहुत से रिसोर्सेज हैं और वक्त के साथ साथ ऑफ कोर्स हमारे हालात भी बदल जाते हैं, हमारे थॉट्स भी बदल जाती हैं, चीज़ें भी बदल जाती हैं। उनका इस्तेमाल भी ठीक है, लेकिन आई थिंक कि उनके इस्तेमाल को हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस हद तक हम उसको पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं और किस हद तक नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे इम्कान ज़्यादा नेगेटिविटी का होता है उसमें हमें चाहिए, बड़ों को, पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, कि वो थोड़ा सा उसको अपने कंट्रोल में रखें, पॉजिटिविटी समझाएं, लेकिन साथ साथ उसकी नेगेटिविटी का भी ख्याल रखा जाए। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।